हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीखने के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उसमें हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कर रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को समझा था और उसके इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स या सिद्धांतिक तथ्य जो हैं उनको हम कर रहे हैं। 6 पॉइंट्स तक हमने इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांतिक संप्रत्य था उनको किया था। पहला पॉइंट था प्रतिवादी अनुक्रिया तथा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। दूसरा था टाइप आर और टाइप एस अनुबंधन। तीसरा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम। फोर्थ था स्किनर बॉक्स। पांचवा था संचयी रिकॉर्डिंग और सिक्स्थ था लीवर दबाने की अनुक्रिया का अनुबंधन। तो ये हमने किया था कि प्रतिवादी अनुक्रिया क्या है, टाइप एस अनुबंधन क्या है, इनके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में समझा था। आज हम करेंगे 7th इम्पॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो है घनात्मक तथा ऋणात्मक पुनर्बलन। तो बच्चों, पुनर्बलन, जैसा कि आप पुनर्बलन को हम पुरस्कार भी बोलते हैं, स्किनर ने अपने थ्योरी में घनात्मक पुनर्बलन तथा ऋणात्मक पुनर्बलन को बताया है। घनात्मक पुनर्बलन जिसे जब किसी अनुक्रिया को करने के बाद दिया जाता है तो उससे उस क्रिया के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जब प्राणी कोई अनुक्रिया करता है और उसके बाद उसको कोई पुरस्कार दिया जाता है, कोई पुनर्बलन दिया जाता है, तो उससे अनुक्रिया बढ़ जाती है। भोजन तथा जल इसी तरह के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, घनात्मक पुनर्बलन है। ऋणात्मक पुनर्बलन वैसा पुनर्बलन होता है जिसे जब अनुक्रिया करने के बाद परिस्थिति से हटा दिया जाता है तो उससे उसको अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी नेगेटिव जो है, जैसे मान लो कोई दंड देना, किसी तरह का आघात पहुंचाना, तो जब अनुक्रिया करने के बाद उसको परिस्थिति से हटा लिया जाए तो उस अनुक्रिया के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे बिजली का आघात है या तीव्र रोशनी है या कोई तीव्र आवाज़ है, ये सब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो सीखने में धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे दंड। 8th पॉइंट है हमारा पनिशमेंट। तो स्किनर के सिद्धांत में पनिशमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखने में काम आता है। जब किसी अनुक्रिया के होने से कुछ घनात्मक चीज़ परिस्थिति से हट जाती है और ऋणात्मक चीज़ आ जाती है तो इसे हम दंड कहते हैं। यानी किसी अनुक्रिया को जब प्राणी करता है और हम पॉजिटिव चीज़ को हटाकर उसको कोई नेगेटिव चीज़ देते हैं, तो स्किनर ने दंड के बारे में थॉर्नडाइक के समान ही इसकी व्याख्या की थी और उन्होंने बताया कि जब तक दंड दिया जाता है या दंड मिलने का भय बना होता है तो अनुक्रिया दबी रहती है, प्राणी उसे करता नहीं है। परंतु जैसे ही दंड की संभावना कम हो जाती तो अनुक्रिया अपनी मौलिक लेवल पर आ जाती है, मौलिक स्तर पर आ जाती है। नेक्स्ट है पुनर्बलन अनुसूची। 9th पॉइंट है पुनर्बलन अनुसूची। तो प्रयोग के दौरान पुनर्बलन देने के कार्यक्रम को हम पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। यानी जब प्रयोग करते हैं तो किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में हम पुनर्बलन करते हैं। 2 तरह का होता है बच्चों, ये अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। अनुपात पुनर्बलन अनुसूची उसको कहते हैं जिसमें पुनर्बलन दिए जाने का आधार प्राणी द्वारा दी गई सही अनुक्रिया होती है। यानी अगर प्राणी सही अनुक्रिया करता है तो उसको पुनर्बलन उसी आधार पर दिया जाता है। ऐसी अनुक्रिया की संख्या जितनी ज़्यादा होगी पुनर्बलन बार बार उतना ही अधिक उनको दिया जाएगा। और अनुपात पुनर्बलन अनुसूची जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक निश्चित अनुपात पुनर्बलन और एक वेरिएबल रेशियो यानी परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। निश्चित में प्रत्येक निश्चित संख्या में की गई अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जा सकता है और ये जो परिवर्ती अनुपात अनुसूची है इसमें पुनर्बलन देने की अनुक्रिया की संख्या निश्चित नहीं होती। कभी प्रयोगकर्ता 10वीं अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दे सकता है तो कभी 5वीं अनुक्रिया के बाद या कभी 13वीं अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दे सकता है। अंतराल पुनर्बलन जो है वो देने का आधार सही अनुक्रिया नहीं होता बल्कि समय का अंतराल होता है और ये भी 2 प्रकार की होती है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची और निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची तथा परिवर्तित
अंतराल पुनर्बलन सूची। जब प्रयोगकर्ता ये निश्चय करता है कि औसतन प्रत्येक 10 सेकंड या प्रत्येक 50 सेकंड के बाद पुनर्बलन देना है, तो ये निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची का उदाहरण है। और जब पुनर्बलन देने के लिए कोई ऐसी निश्चित समय अंतराल नहीं होता या निश्चित न करके अनियमित अंतराल के बाद यदि पुनर्बलन दिया जाता है तो इसे हम परिवर्त्य यानी वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट अनुसूची कहते हैं। अब हम बात करेंगे शेपिंग की। 10th जो इम्पोर्टेंट इसका सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है वो है शेपिंग। शेपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को यानी जो अनुक्रिया हम उसको सिखाना चाहते हैं उस अनुक्रिया को पुनर्बलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। तो शेपिंग की टेक्निक द्वारा स्किनर ये दिखाने में समर्थ हुए हैं कि स्किनर बॉक्स में पशु को जो जटिल अनुक्रियाओं को करना भी सिखलाया जा सकता है। यानी शेपिंग के आधार पर जटिल अनुक्रियाओं को करना भी सिखलाया जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विलोपन तथा पुनर्लाभ। विलोपन तथा पुनर्लाभ यानी जब प्रयोगकर्ता द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से पुनर्बलन को हटा दिया जाता है तो संचयी रिकॉर्डिंग धीरे धीरे एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। जब एक्स अक्ष के समानांतर होती है तो इसका मतलब वो अनुक्रिया नहीं कर रहा, प्राणी अनुक्रिया नहीं कर रहा, जो ये स्पष्टतः ये बताती है कि स्किनर बॉक्स में लीवर के दबाने की अनुक्रिया नहीं हो रही। इसे ही हम विलोपन कहते हैं। यानी पुनर्बलन को जब प्राणी क्रियाएं कर रहा है और उसको पुरस्कार ना मिले तो एक्सटेंशन यानी विलोपन की क्रिया होने लगती है। इसी तरह से विलोपन के बाद अनुक्रिया दर पुनः लौटकर उस बिंदु पर चला जाता है जहाँ पर वह पुनर्बलन के पहले था। तो इस स्तर को हम अनुक्रिया का क्रिया प्रसूत स्तर कहते हैं। विलोपन के बाद जब पशु को प्रयोगात्मक स्थिति में पुनः कुछ समय के बाद लाया जाता है तो वह बिना किसी भी प्रशिक्षण के या ट्रेनिंग के स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया थोड़े समय के लिए करने लगता है, जिसको हम पुनर्लाभ कहते हैं। यानी उसको हम कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे और पहले उसको हमने विलोपन की अनुक्रिया हमने उसकी देखी क्योंकि उसने क्रिया की और क्रिया प्रसूत क्रियाएं की और उसके बाद हमने उसको पुरस्कार नहीं दिया तो धीरे धीरे उसने उन क्रियाओं को करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय के बाद बिना किसी प्रशिक्षण के जब वो वापस से क्रियाएं करना शुरू कर देता है तो इसे हम पुनर्लाभ कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 12th पॉइंट श्रृंखलाबद्धता चेनिंग। तो कोई एक अनुक्रिया करने पर प्राणी एक ऐसे उद्दीपक के नज़दीक आता है जो उस अनुक्रिया को पुनर्बलित करता है, साथ ही साथ दूसरी अनुक्रिया के लिए भी वह एक उद्दीपक का काम करता है। ये जो दूसरी अनुक्रिया है ये फिर प्राणी को एक ऐसे उद्दीपक के पास लाती है जिससे वह पुनर्बलित होता है और वह एक अन्य अनुक्रिया करता है। इसे ही हम चेनिंग कहते हैं, श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। यानी एक अनुक्रिया होने के बाद दूसरे उद्दीपक के द्वारा दूसरी अनुक्रिया का शुरू हो जाना। स्किनर बॉक्स में जैसे लीवर दबाने की अनुक्रिया को ले लें हम, इसमें श्रृंखलाबद्धता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लीवर को देखकर चूहा लीवर के पास आता है, उसे दबाता है, मैगज़ीन की आवाज़ सुनकर लीवर के पास जाता है और उसे दबाना, ये सब श्रृंखलाबद्धता के उदाहरण हैं। 13th जो हमारा पॉइंट है वो है शाब्दिक व्यवहार। शाब्दिक व्यवहार तो बच्चों शाब्दिक व्यवहार जो है पुनर्बलन सिद्धांत के आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। स्किनर के सिद्धांत की पुनर्बलन के साथ संबंध के आधार पर स्किनर ने शाब्दिक व्यवहार का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। पहला है मांड। मांड जो है वो अंग्रेजी शब्द डिमांड का रूप है, संक्षिप्त, जिससे पता चलता है कि कुछ मांग की जा रही है। ठीक है, जब मांग की पूर्ति हो जाती है तो बोला गया शब्द मांड पुनर्बलित होता है और फिर एक नीड की या दोबारा से एक आवश्यकता की उत्पत्ति होती है, उसे को हम मांड कहते हैं, डिमांड कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। दूसरा है टैक्ट। वातावरण की किसी वस्तु का नाम बतलाने की प्रक्रिया को टैक्ट कहा जाता है। जब एक शिशु हाथी को देखकर हाथी कहता है तो ये टैक्ट का उदाहरण है। इस तरह के व्यवहार से पुनर्बलन जब प्राप्त होता है जब व्यक्ति
वस्तु का सही नामकरण करता है, यानी टेक्स्ट सही नामकरण करना। तो इसको हम वर्बल बिहेवियर यानी शाब्दिक व्यवहार कहते हैं। तीसरा है प्रतिध्वनिक व्यवहार। प्रतिध्वनि व्यवहार ऐसा शाब्दिक व्यवहार है जो तब पुनर्बलित होता है जब व्यक्ति दूसरे द्वारा बोले गए शाब्दिक अनुक्रिया को बिल्कुल वैसा ही दोहराता है, और इस तरह का व्यवहार शिशुओं द्वारा जटिल शाब्दिक व्यवहार को सीखने के लिए आवश्यक माना गया है। उसके बाद है ऑटोक्लिटिक व्यवहार। स्किनर के अनुसार ऑटोक्लिटिक व्यवहार से तात्पर्य वैसे व्यवहार से होता है जो अन्य शाब्दिक व्यवहार पर आधारित होता है। ऑटोक्लिटिक व्यवहार का मुख्य कार्य अनुक्रियाओं को बताना, संबंधों की अभिव्यक्ति करना तथा शाब्दिक व्यवहार के लिए ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करना होता है, व्याकरणीय ढांचा तैयार करना होता है। और 14th पॉइंट है कार्यक्रमित सीखना, प्रोग्राम्ड लर्निंग। थॉर्नडाइक के समान स्किनर भी अपने सीखने के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के लिए ललायित थे, और उन्होंने लर्निंग की प्रक्रिया ठीक ढंग से कब होती है इसके बारे में बताया कि जब सीखी जाने वाली सूचनाओं को हम छोटे छोटे चरणों में बांटकर प्रस्तुत करते हैं, या शिक्षार्थी को उसके शिक्षण की शुद्धता के बारे में तुरंत हम बता देते हैं, या शिक्षार्थी को अपनी गति से सीखने दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। तो स्किनर ये कहते हैं स्कूल में जो लेक्चर विधि से शिक्षा दी जाती है उसमें तीनों नियम की अवहेलना होती है, इसलिए उन्होंने उसकी जगह पर प्रोग्राम्ड लर्निंग को महत्वपूर्ण बताया, और जिसमें तीनों नियमों की पूर्ति होती है। तो इस तरह से ये स्किनर का सिद्धांत बच्चों आपने ये इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अभी समझा है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले वीडियो में समझे थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 14 पॉइंट के अंदर स्किनर ने अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है कि जब कोई भी प्राणी सीखता है तो उसे सीखने में किन किन तथ्यों से, किन किन कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। अब हम लास्ट इसका जो टॉपिक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है पुनर्बलन अनुसूची। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन जो दिया जाता है, और वो सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देना तथा कुछ के बाद नहीं देना, यही पुनर्बलन अनुसूची कहलाती है। पुनर्बलन अनुसूची जो है वो आंशिक पुनर्बलन और सूची के रूप में हम इसको, और एक सतत पुनर्बलन सूची के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। तो पहली तरह का जो पुनर्बलन पैटर्न होता है वो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है, और दूसरी तरह का आंशिक पुनर्बलन होता है। अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि जो कंटिन्यूस पुनर्बलन है, जो सतत पुनर्बलन है, वो आंशिक की तुलना में तेजी से उसमें अनुबंधन होता है, और जब अनुक्रिया अनुबंधित हो जाती है तो उसके दर को बढ़ाने या संपोषित करके रखने में आंशिक पुनर्बलन की भूमिका बहुत अधिक अहम होती है। तो इस तरह से ये जो पुनर्बलन अनुसूची है, ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करती है। दूसरा है पुनर्बलन की मात्रा। कुछ अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि जैसे जैसे पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती है, प्राणी अनुक्रिया तेजी से सीखता है और अनुक्रिया को तेजी से करता है। उसमें विलोपन के प्रति प्रतिरोध भी अधिक होता है। तो जब सीखने के बाद अगर उसको पुनर्बलन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सीखने की क्रिया जो है वो तेज हो जाती है, और वो सीखने को प्रभावित करती है। तीसरा है पुनर्बलन की तात्कालिकता। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन की तात्कालिकता द्वारा भी प्रभावित होता है। जब क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन दिया जाता है तो उसका अनुबंधन तेजी से होता है। यानी जब प्राणी जो है क्रियाएं करता है और उसके तुरंत बाद पुनर्बलन दिया जाता है, तो यानी तत्कालिक तुरंत पुनर्बलन दिया जाता है तो अनुबंधन जो है वो तेजी से होता है, और क्रिया जो है अनुबंधित आसानी से हो जाती है। चौथा है अभिप्रेरण का स्तर। स्किनर ने अपने अध्ययन में ये भी पाया है कि जब चूहों या कबूतरों को कई घंटों से भोजन से वंचित करके उनके प्रेरणा स्तर को ऊंचा कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्राणी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को तेजी से सीखता है। और जब अभिप्रेरणा का स्तर नीचा था तो प्राणी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को सीखने की गति जो है वो धीमी हो जाती है। तो इस तरह से
क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो कई कारकों से प्रभावित होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो है सीखने के दो सिद्धांत किए हैं, एक पेवलोव का सिद्धांत किया है और दूसरा हमने स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन वो किया है। दोनों में डिफरेंस माइन्यूटली है कि पेवलोव के सिद्धांत में पहले पुनर्बलन दिया जाता है और बाद में अनुक्रिया होती है, और स्किनर के सिद्धांत में पहले क्रिया प्रसूत यानी क्रियाएं करता है, अनुक्रियाएं करता है और उसके बाद उसको पुनर्बलन मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो बच्चों आपको अरुण कुमार सिंह की बुक में ये चैप्टर कंप्लीट मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और कोई चीज़ समझ ना आए तो इसको वीडियो को देखें। थैंक यू।